हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। और आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, इस पे पहले बात कर लेते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है आरंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण का पठन लेखन एवं गणितीय क्षमता का विकास। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट कोई नया है और इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ये जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है बहुत ही इजी, लेकिन क्या है, इसमें आपको हिंदी से रिलेटेड चीजें पढ़नी रहेंगी, प्लस आप लोगों को क्या पढ़ना रहेगा, मैथ से रिलेटेड चीजें पढ़नी रहेगी। तो आप लोगों ने हिंदी भी पढ़ रखी है, प्लस आप लोगों ने मैथ भी पढ़ रखी है, तो आप लोगों को ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी टफ नहीं लगने वाला है। बस ये है कि चीजों को आप लोग समझ लें कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किस तरह से हमको चीजों को करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और सेशन पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। और अगर हो सके तो अपने फ्रेंड्स में भी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि देखिए आपका भी बेनिफिट होना चाहिए, प्लस आपके जो फ्रेंड्स हैं और फ्रेंड्स के भी फ्रेंड्स हैं उनका भी बेनिफिट होना चाहिए। क्योंकि देखिए हर एक चीज आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड हो रही है। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं उसके लिए भी चार्ज लगाते हैं, कुछ क्लासेस देते हैं उसके लिए भी चार्जेस लगाते हैं। लेकिन जो आपका ये चैनल हो जाता है नायरा स्टडी हब, यहाँ पे आप लोगों को बेस्ट कंटेंट मिलता है, प्लस आप लोगों को कोई भी मतलब 1 रुपया भी आपको पे नहीं करना पड़ता है। तो हर एक चीज आपको फ्री में मिल रही है। तो इतनी चीजें अगर आपको फ्री में मिल रही हैं तो भाई चीजें तो आप लोगों को इसका बेनिफिट तो उठाना ही चाहिए, है ना। और जो आपके अपने हैं वो भी लाभ उठाएं। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। तो आज का फर्स्ट जो टॉपिक हो जाता है तो इसमें है, देखिए सबसे पहले देखिए हमने एक अंक लिया है, ठीक है, यानी 4529 में सभी अंकों का स्थानीय मान। अब आप ये समझ लें कि यहाँ पे हमने एक ही नंबर लिया है। आपका कैसे एग्जाम में आ सकता है, तो ये तो खैर हम लोग डिस्कस करते चलेंगे जब एग्जाम का एकदम टाइम आएगा, एकदम करेक्ट टाइम कि हाँ इस दिन पे होंगे, इस डेट में होंगे, तो आप लोगों को भी ऐसी बातें जरूर बताएंगे जिससे आप लोगों को क्या कि एग्जाम के टाइम आप लोगों को कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जो छोटी छोटी बातें होती है ना, अगर उसको ध्यान में ना रखा जाए तो वही बातें क्या हो जाती हैं, आगे चलकर बड़ी बातें बन जाती हैं, है ना। तो बारीकियां तो हम बताते ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि देखिए ये जैसे अंक है। अब यहाँ पे जरूरी नहीं ये आपसे क्वेश्चन में यही पूछ लिया जाए कि 4529 में सभी अंकों का स्थानीय मान। हो सकता है कोई और नंबर दे दे, यहाँ पे 4529 ना होकर 5428 हो सकता है, या और भी कोई नंबर हो सकते हैं। लेकिन मेन चीज क्या है कि आप लोगों को स्थानीय मान निकालना आना चाहिए, बस ये चीज हो जाती है। बाकी तो आप लोगों को आता ही है, स्टार्टिंग से आप लोग पढ़ रहे हैं मैथ, है ना। जो लोग नहीं पढ़ते हैं, बाकी ये तो आपको छोटे क्लास में ही सिखा दिया जाता है। तो स्थानीय मान सबसे पहले हम कैसे निकालते हैं, बहुत ही इजी तरीके से। जैसे आपका हो जाता है 4529, तो इसमें आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि आप इस तरह से निकाल सकते हैं। बाकी तरीके तो कई हैं, लेकिन मेन होता है कि आंसर आना। तो ये आपका क्या है, इकाई, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाता है, दहाई। और ये आपका क्या हो जाता है, सैकड़ा। और ये आपका क्या हो जाता है, हजार। यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, जितना भी नंबर दें उसका कोई इश्यू नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि इसको क्या करते हैं, हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो किसी भी नंबर को हम अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर तो वही आता है, यानी 9 इकन्नम 9, 9 वन जा 9, ऐसे आप कर सकते हो। तो यानी इंटू 1, ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। एक तरीका आपको, सबसे इजी तरीका हम आपको बताएंगे कि देखिए जैसे 9 के बाद कोई नंबर नहीं है, ठीक है, यानी आप जैसे का तैसा ही उतार देंगे। उसके बाद ये 2 है अंक, 2 नंबर है यानी 2 डिजिट, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या करेंगे, इसके बाद में एक नंबर है तो इस नंबर को हम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो इस यानी एक नंबर है तो हम यहाँ पे 1 0 लगा देंगे,
यही तो होता है ना भाई, इकाई, दहाई, दहाई 10 की होती है। तो यानी यहाँ पे हमने क्या किया, एक 0 लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे 5 है तो हमने 5 को ऐसे ही उतार लिया। ठीक है, अब क्या किया, यहाँ पे 2 नंबर है, 2 और 9। ठीक है, अब हमने इनको क्या माना, ये 2 0 हमने मान लिए, 2 0 मान लिए। अगर आप इस तरह से लिखें, देखिए यहाँ पे हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, ये भाई ऐसे ही तो आप लिखेंगे ना, ये 529 ही तो है, तो आप 2 0 लगा देंगे। उसके बाद ये 4 हैं और उससे पहले ये कितने नंबर हैं, तो 1 2 3, तो 3 डिजिट है। तो बस आपको यही करना है और कुछ नहीं करना है ना। तो ये सबसे इजी तरीका है। आप लोग इस तरीके से अगर करते हैं तो टाइम भी नहीं लगेगा, प्लस ये भी नहीं रहेगा हाँ हमारा गलत तो नहीं हो गया, हमने मल्टीप्लाई किससे किया, ऐसे करके। तो इस विधि से आप लोग कर सकते हैं। इसी जगह पे अगर कोई और नंबर होता, मान लीजिए यहाँ पे नंबर हम कोई और ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 5656 ले लिया ना। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हम समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 6 है तो हम, यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है, 6 से पहले तो कोई नंबर ही नहीं है, तो यानी यहाँ पे जब नंबर नहीं है तो हम ऐसे इसको 6 को हम ऐसे उतार देंगे, यानी जो ये 6 नंबर है इसको हम ऐसे उतार देंगे। उसके बाद ये 5 है तो हम क्या करेंगे, इससे पहले ये इकाई के पास एक नंबर है और इस एक नंबर को हमको क्या करना है, इसको हमको करना ये है, इसको 0 मान लेना है, तो हमने इसको 0 मान लिया। ठीक है, अब अगर ऐसे ऐसे ही जोड़े, देखिए ये 56 तो है, ये 56 है और अभी इसको आप करेंगे तब भी तो ये 56 ही तो हुए ना। तो बस फिर उसके बाद ये 6 है तो हमने इसको यहाँ पे उतार लिया और उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 नंबर है तो हमने क्या किया, 2 0 लगा दिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 5 है तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया और उसके बाद हमने क्या किया, 1 2 3 डिजिट है, 3 0 हमने लगा दिए, है ना, 3 0 हमने लगा दिए। अब देखिए अगर आप इसको ऐसे ही लिखेंगे, देखिए इसको आप प्लस करेंगे तो आपका क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका इतना ही तो आंसर आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखिए डिजिट के नीचे डिजिट लिखना है तो आप इसको यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है भाई, डिजिट के नीचे ही तो डिजिट आपको लिखने हैं ना, तो आप यहाँ पे लिख देंगे और आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, वही तो आएगा ना। तो इस तरह से आप लोग इसको कीजिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये स्थानीय मान और अंकीय मान क्या होता है या जातीय मान क्या होता है, तो हालांकि यहाँ पे हमने टॉपिक में नहीं लिखा है लेकिन इस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो जातीय मान होता है वो ज्यों का त्यों उतारा जाता है। क्या होता है, जैसे का तैसा, जो होता है, यानी यहाँ पे जो होता है, जैसे मान लीजिए 6 का जातीय मान क्या है, तो 6 का 6 ही रहेगा, या 5 का स्थान अंक जातीय मान क्या है, तो 5 ही रहेगा, या यहाँ पे 2 है तो 2 का जो जातीय मान है वो कितना रहेगा, यानी वो बदलता नहीं है। ठीक है, आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल की जात किसी की बदलती नहीं है ना। आप कहेंगे हम जात पात पढ़ा रही नहीं, मतलब एक ट्रिक बता रहे हैं कि आप इस तरह से याद रख सकते हैं। और स्थान बदल जाता है, स्थान बदल जाता है भाई, आज हम यहाँ पे रह रहे हैं, कल हम कहीं और भी रख सकते हैं, है ना, कहीं और भी हमारा घर बन सकता है। तो इस तरह से आप ट्रिक से चीजों को समझ सकते हैं। बस आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, और अगर कहीं पे कोई कंफ्यूजन रह गई है, चीजें नहीं समझ आई हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको पता ही है रिप्लाई हम जरूर आप लोगों को देते हैं, क्योंकि देखिए आप ही के सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं, और आप ही के फ्यूचर के साथ तो हम खिलवाड़ नहीं कर सकते ना। तो आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप क्या करेंगे, आप कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, इसको इरेज कर देते हैं। टॉपिक आपका हो जाता है भाषा शिक्षण में सामाजिक समस्याएं। तो भाषा शिक्षण यानी हम लैंग्वेज जो बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसमें समस्याएं क्या क्या आ सकती हैं या क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले ये हो जाता है, आपने देखा होगा, आप किसी को बोलते हुए देखते होंगे, तो कोई देखिए शा को सा बोलता है, जैसे देश होता है तो बहुत लोग क्या बोल देते हैं, देश। स्कूल होता है, स्कूल बोल देते हैं,
है ना? ऐसे मतलब होता है। तो आप क्या कहते हो कि देखो इन्होंने देश को देश बोल दिया, या जहाँ पे छोटा सा लगाना है वहां पे बड़ा सा लगा दिया, जहाँ पे बड़ा सा लगाना है वहां पे छोटा सा लगा दिया, जहाँ पे जा बोलने वाला है कहीं पे होता नहीं भाई, कहते हैं जरा रुकिए, तो कोई कहता है जरा रुकिए, ऐसे होता है ना। तो ये सब चीजें क्या है, ऐसा नहीं है कि उनको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है, मगर ऐसा होता है कि जो जहाँ पे रह रहे होते हैं तो वहां का भाई हमको क्या होता है कि जहाँ पे हम रह रहे होते हैं तो वो चीजें हम सीखते हैं। तो क्षेत्रीय जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारा, या हम समाज, जिस समाज में रह रहे हैं वहां पे उस तरह से बोला जाता है। तो ये सभी चीजें देखने को मिलती है। कहते नहीं है कि थोड़ी दूर आप आगे बढ़े तो आपको लैंग्वेज बदली हुई जरूर मिलती है, 10 कोस पे आप जाते हैं तो आपको लैंग्वेज जरूर बदली हुई मिलती है। यही तो होता है ना, इसी को तो जबान, यही तुम्हारी भाषा है। तो बाकी हमको समझना रहता है, अगर हम कहीं पे जाते हैं तो क्या होता है, हम जैसे वो बोल रहे होते हैं तो हम यही सोचते हैं कि उनके जैसे हम बोलकर क्या करें कि हम चीजों को उनकी समझें भी और हमारी चीजों को वो समझें, क्योंकि हमको क्या करना होता है, कभी कभी तो उनके रंग में ही रंगना पड़ जाता है, और ऐसा देखने को भी मिलता है भाई। ऐसा होता है, हम आपको बताएं, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे गए और वो आपसे जिस लैंग्वेज में बोल रहा है, ठीक है, अगर आप उस लैंग्वेज में उससे नहीं बोलेंगे तो क्या वो आपकी बात को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। कहीं कहीं पे प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए हम लोगों को इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती, ठीक है, हम लोग अमेरिका पहुंच जाए तो क्या हम लोग अपनी बात को समझा पाएंगे? है ना, या उनकी बात को हम समझ पाएंगे? जब हम क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे, चीजों को सीखेंगे, तभी तो हम उनके सामने इंग्लिश में बात कर पाएंगे ना। या कहीं पे कोई और भाषा बोली जा रही है, मराठी, गुजराती, बंगाली, कोई भी भाषा, तो हम अगर वहां पे पहुंचेंगे तो हम क्या उनकी भाषा को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि अपने क्षेत्र में तो बोली ही नहीं जाती है। लेकिन क्या है, हम समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे सही क्या होता है कि इंग्लिश ज्यादातर सभी लोग बोलने की कोशिश करते हैं, सभी के मतलब स्कूल्स में सिखाया भी जाता है ये कि अगर आप कहीं पे भी जाए, किसी भी क्षेत्र में जाए, लेकिन क्या है, अगर इंग्लिश आती है तो प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा सॉल्व हो जाती है। ये कि भाई मराठी नहीं आ रही, गुजराती नहीं आ रही, बंगाली नहीं आ रही, तमिल नहीं आ रही है, लेकिन इंग्लिश तो आ रही है, तो आप अपनी बात को कह तो सकते हैं, है ना। तो ये चीज हो जाती है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाषा शिक्षण में सामाजिक समस्याएं क्या क्या होती। तो अभी तक तो हम सामाजिक समस्याएं ही बता रहे थे, लेकिन हम क्या करेंगे, हेडिंग से भी चीजों को आपको बताते हैं। जैसे आपका जन जागरूकता की समस्या हो जाती है। भाई बहुत लोग क्या होते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, बहुत गरीबी वाली जिंदगी जीते हैं, वहां पे लैंग्वेज अलग बोली जाती है, ऐसे हो जाता है। कहीं कहीं पे क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय भाषा का अभाव होता है। जो अभी बताया कि भाई इंग्लिश, बहुत लोग क्या करते हैं कि अब तो ऐसा हो गया है अपने यहाँ भी कि किसी किसी स्कूल में तो ये अगर बच्चा इंग्लिश में नहीं बोल रहा है तो फाइन पड़ती है। हालांकि ये चीज गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान में होकर भी अगर ऐसा हो रहा है तो बहुत ही गलत हो रहा है। हम लोगों को गर्व है अपनी भाषा पे, अपनी लैंग्वेज पे, लेकिन यहाँ पे बात आई तो हमने कह दिया। खैर, तो ऐसा होता है ना, तो बच्चे को इंग्लिश ही पढ़ाई जाती है कि भाई कहते नहीं मम्मी पापा कि हम अपने बच्चे को इस ऐसे स्कूल में पढ़ाएंगे जहां पे इंग्लिश ही में बात की जाती है ना, डायरेक्ट मेथड, कि बच्चा इंग्लिश में बोले भी, इंग्लिश में बात भी करे, और अगर किसी को आंसर देना हो तो वो इंग्लिश में ही दे। तो इससे क्या होता है, अब बच्चे ने तो यहाँ पहले घर पे रहा, उसने मातृभाषा सीखी। अब मातृभाषा यानी क्या हुआ कि उसने क्या किया कि जब मातृभाषा यानी जो मम्मी बोलती हैं, है ना, वो वाली भाषा इसने सीखी। तो जैसे जहां का क्षेत्र होगा तो बच्चा वही का तो सीखेगा। स्कूल में वो डायरेक्ट चला गया, ठीक है, चला गया, और क्या हुआ कि वहां पे उसको इंग्लिश में ही बात करने की परमिशन है, और उसको हिंदी नहीं बोलने दी जा रही है, तो क्या होता है, दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये भी चीजें देखने को मिलती है। तो वो ना तो कायदे से हिंदी सीख पाता है और ना कायदे से वो इंग्लिश सीख पाता है। यानी ये समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है कि ये इसका निराकरण है, ये समस्याएं हैं। और अगर बात करें, जैसे आपका हो जाता है मातृभाषा के प्रभाव से उत्पन्न समस्याएं बहुत सारी होती हैं जो अभी तक हमने बताया, तो ये हेडिंग्स हो जाती हैं। बाकी समाधान इसका यही है कि अगर बच्चा जैसे बोलना चाहता है तो
तो उसको बोलने दीजिए। बाकी अगर जैसे अगर हिंदी में मजबूत पकड़ बनाना चाहते हैं तो आप हिंदी में मजबूत पकड़ बनवाइए। ऐसा नहीं है कि उस पे बोझ डालिए, बोझ बच्चे पे नहीं डालना है और बिल्कुल भी नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि देखिए बोझ के नीचे दबा जाता है, चीजें सीखी नहीं जाती है ना। तो आप ये देखिए झुकाव किस तरफ है। बाकी तो यही जो समस्याएं हैं आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं देवनागरी लिपि। तो जो हिंदी की लिपि हो जाती है वो कौन सी हो जाती है? तो देवनागरी लिपि है ये। और इसमें देखिए क्या होता है, जैसे हिंदी लिखी है भाई, हिंदी में तो हमने ये लिखा है, बोर्ड पे जो भी लिखा है सब हिंदी में लिखा है। तो क्या है, देखिए सरल भी होती है, सुंदर भी होती है, और इसमें क्या है शिरोरेखा का यूज भी किया जाता है। आप देख सकते हैं, अब अगर हम अलग से यहाँ पे लिखेंगे तो बात वही है, हम यहीं पे आपको समझा देते हैं। तो देवनागरी लिपि की जब विशेषताएं पूछी जाए तो सबसे पहले पूछा जाएगा हिंदी भाषा की लिपि कैसी है? तो भाई देवनागरी। ठीक है, दूसरी बात इसकी खूबियां बताएं, विशेषताएं बताएं। तो इसमें क्या होता है, जो लिखा जाता है, देखिए सा है तो सा ही पढ़ेंगे आप, कुछ और नहीं पढ़ेंगे। आ की मात्रा लगी तो आ की मात्रा ही आप बोलेंगे, यानी जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है और जो पढ़ा जाता है वही लिखा जाता है। इसमें ये नहीं होता है, भ्रम नहीं होता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसकी खूबियां। दूसरी बात जो इसकी शिरोरेखा होती है, ये क्या होता है, ये मस्ट होती है। जैसे कहते नहीं का से कबूतर और रेल की पटरी, है ना। तो जैसे बच्चों से बनवाते नहीं है कि गोल गोल अंडा और इस तरह से करके और रेल की पटरी ऐसे बनवाते ना। तो यानी कहने को मतलब है कि ये शिरोरेखा जरूरी होती है। शिरोरेखा क्या करती है कि अपने अक्षर को अपने अंदर समाहित कर लेती है, समेट लेती है कि भाई सामाजिक लिखना है तो यहाँ तक हो गया, है ना। यही तो है ना। तो इसका ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि शिरोरेखा जरूरी नहीं है, जरूरत पड़े तो लगा लो, ना जरूरत पड़े तो ना लगाओ, ऐसे करके। मतलब भाई एग्जामिनर है वो तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन कर सकता है ना, उस पर कोई बैंड तो है नहीं कि नहीं आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। सिलेबस से पूछेंगे लेकिन वो आपको घुमाएंगे जरूर। तो पूछ लेंगे कि भाई शिरोरेखा की जरूरत नहीं है, मन करे लगाओ, मन करे ना लगाओ, मगर ऐसा नहीं है, मन करे तब भी लगाओ, मन करे तब भी लगाओ और ना करे तब भी लगाओ, ये जरूरी होती है ऐसे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इस पे बहुत ज्यादा डिस्कस क्या करें, क्योंकि देखिए क्वेश्चंस जहां तक बनते हैं वहां तक मैंने आपको बता दिया कि भाई लिपि पूछ ली जाती है और इसकी विशेषताएं पूछ ली जाती हैं और आप लोग बता लेंगे। चलते हैं भाई अगले टॉपिक की तरफ, आरंभिक स्तर पर गणित शिक्षण। तो यही तो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना। तो जो गणित होती है भाई, आरंभिक स्तर पर हमको बच्चों को गणित का ज्ञान क्यों देना है? तो बहुत जरूरी है, हर एक चीज में गणित का ज्ञान होना जरूरी है। भाई घर में है, कोई चीज है, वो दो चीजें उठा लाओ, कोई किसी ने बच्चे से कहा वो दो चीजें उठा लाओ। अब बच्चों को ज्ञान नहीं कि दो कितने होते हैं, जब आपने सिखाया कि 1+1 2 होते हैं तभी तो आप बोलोगे। या मान लीजिए आपने कोई सामान मंगाया, आपने 10 रुपए बच्चे को दिए, ठीक है, आपने यहाँ पे हम इरेज कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। ये टॉपिक तो क्लियर हो गए हैं। आपने बच्चे से क्या कहा कि भाई 10 रुपए लो और 5 रुपए का सामान लेके आओ। अब बच्चे को अगर ज्ञान नहीं है कि हम 10 रुपए लेके जाएंगे, 5 रुपए का हम सामान लाएंगे तो बचेंगे कितने, तो यानी 5 रुपए भाई बचे, 10 - 5 यानी 5 रुपए बचे। तो क्या है, ये गणित का ही तो ज्ञान है। या भाई वही वाली बात कि चाहे वो शॉपिंग करने जाए या घर में कोई चीज है, कोई चीज लिखना है, भाई यही होता है ना कि किचन का सामान लाना है। तो जो बच्चे पढ़े लिखे होते हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, भाई अभी भी ऐसे घर हैं जहाँ पे मम्मी पापा नहीं पढ़े, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो बच्चों से ही तो ये वर्क कराया जाता है ना। तो जब बच्चों को ज्ञान नहीं होगा तो वो किचन का सामान जैसे भाई वो तो आना ही है, तो उसमें भाई आधा किलो ये लाना है, 1 किलो ये लाना है, 2 किलो वो लाना है, 5 किलो ऐसे, मतलब कोई भी चीजें बता दी गई, इतने में कितने में है, कितना हुआ, इस तरीके से। तो ये रोजमर्रा की कहानी है, दूध वाले का हिसाब करना, धोबी का हिसाब करना, है ना, सबका हिसाब करना, न्यूज़पेपर वाले का कि भाई इतने दिन आया, कितने दिन नहीं आया, इसमें से जितने पैसे बने उतने, अगर 2 दिन की उसने छुट्टी की या नहीं आया है, जो भी जैसे भी है, माइनस करना है, प्लस करना है, बढ़ा के देने हैं, घटा के देने हैं,
तो क्या है, सब गणित पे ही तो डिपेंड है ना, गणित पर ही तो निर्भर है। तो ये ज्ञान बच्चों को जरूरी ही देना है क्योंकि उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल है। तो इसलिए जब छोटे बच्चे होते हैं तभी से ये गणित का ज्ञान उनको देना जरूरी है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि आप गणित का ज्ञान उन पे थोपें। और बहुत लोगों की एक बात होती है कि गणित लड़कों को आती है, लड़कियां तो गणित में बहुत कमजोर होती हैं। तो ये भी भ्रम निकाल दीजिए अगर किसी के माइंड में ये चीजें चल रही हैं कि ये क्या होता है, ये रूढ़िबद्धता होता है। अब आप कहेंगे मैम ये सब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते आप रूढ़िबद्धता पे पहुंच गए। देखिए बातें क्लियर होनी चाहिए क्योंकि ये एक यहाँ से जो होता है ना, यहाँ की सोच होती है कि लड़कियां क्या है गणित नहीं पढ़ सकती, लड़के गणित में तेज होते हैं। ऐसा नहीं है, लड़कियां रोटियां बना लेती हैं, लड़के रोटी नहीं बना पाते हैं। क्यों? अगर लड़के बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रोटी हाथ से नहीं बनेगी क्या? ऐसा नहीं है, या गोल नहीं बनेगी। बात ये होती है प्रैक्टिस। अब लड़कियों को क्या किया जाता है कि उनसे कहा जाता है तुम लड़की हो, तुमको रोटी बनानी है। ठीक है, उनपे ये चीज डाल दी गई। लड़के से बोला गया तुम पढ़ो, तुमको पढ़ना है क्योंकि तुमको आगे चल के घर संभालना है, कमाना है, इसलिए तुम पढ़ो। ठीक है, तो वो क्या, लड़के ने प्रैक्टिस की और लड़की को किचन में डाल दिया गया। लेकिन ये चीज तो गलत है भाई। हमें क्या करना है, हमें चुनौती देना है। चुनौती का मतलब ये होता है जो लड़की का काम है वो लड़के से करा देना है और जो लड़के का काम है वो लड़कियों से करा देना है। जैसे किचन का काम लड़कों से करा देना है और ऑफिस का काम लड़कियों से करा देना है। ये क्या है, ये चुनौती दे दी हमने कि ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। और जो ये माइंड में चीजें चल रही हैं कि लड़कियां घर ही में अच्छी लगती हैं और लड़के बाहर, वो चीजें नहीं है। ठीक है, तो वो तो खैर रूढ़िबद्धता पे बात हो गई। बाकी यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं गणित शिक्षण की। तो गणित कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, सभी के लिए जरूरी है क्योंकि घर तो लड़कियों को संभालना होता है तो उनको भी हिसाब किताब में तेज होना चाहिए और लड़के बाहर का काम करते हैं तो उनको भी तेज होना चाहिए गणित में। ठीक है, और जब हम बच्चों को सिखाएंगे गणित तो कैसे सिखाएंगे, उन पे लादेंगे नहीं कोई चीज, उनको सिखाएंगे। जैसे हम बच्चों को जोड़ का ज्ञान सिखा रहे हैं, ठीक है, या जोड़ का ज्ञान दे रहे हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं। तो बच्चों से ऐसे बोलेंगे, भाई उनके पास मार्बल्स है, ठीक है, तो हमने कहा कि तुम 5 मार्बल्स लेकर आओ। अब बच्चे ने क्या किया, काउंट किया, 1 2 3 4 5, काउंट कर लिया ना, यानी उसको क्या हो गया, काउंट करना आ गया। अब कहा गया कि इसमें से 2 निकाल दो, तो बच्चे ने क्या किया, इसमें से 2 निकाल दिए। अब उसने जब निकाले तो उसको ज्ञान किसका हुआ, माइनस का हो गया। अभी क्या था, काउंट उसने किया, यानी उसको गिनती करना आया और उसके बाद कौन सा ज्ञान आया, माइनस का आया। अब उससे पूछा गया कि अब कितने बचे, तो आप उसने बताया अब तो 2 निकाल दिए 3 बचे, या 2 निकाल दिए 3 बचे, ऐसे करके यानी उसको गिनती करना भी आ गया और माइनस करना भी आ गया। फिर आपने कहा अच्छा ठीक है 5 छड़ियां उठा के लाओ या 10 छड़ियां उठा के लाओ, तो 10 छड़ियां बच्चा लेकर आया। ठीक है, 5 6 7 8 9 10, 10 है ना, 3 3 6 10 हो गए, 10 छड़ियां लेकर आओ। ठीक है, बच्चे से आपने कहा 10 छड़ियां लेकर आओ, बच्चे ने क्या किया, गिनती लगाकर 10 छड़ी वो लेकर आया। उसके बाद आपने दूसरे बच्चे से कहा 5 छड़ियां लेकर आओ, तो बच्चे ने क्या, दूसरा बच्चा क्या गया और 5 छड़ियां लेकर आ गया। फिर क्या हुआ, अब एक में मिलाने को आपने कह दिया, बच्चे ने एक में मिला दिया। अब बोले इसको काउंट करो, टोटल कितनी बनी, बच्चे ने काउंट किया और भाई टोटल छड़ियां जो बन गई वो कितनी बन गई, 15 बन गई। अब बच्चे को किसका ज्ञान हो गया, जोड़ने का ज्ञान हो गया। यानी आपने क्या किया, खेल खेल में बच्चों को मैथ का ज्ञान आपने दे दिया। और अगर मैथ का रटन पद्धति पे आप ज्ञान देंगे कि नहीं हम जो लिख रहे हैं बोर्ड पे इसको उतारो और सीखो, या घर से इतना याद करके आना, वो चीज गलत हो जाएगी क्योंकि रटना, याद करना, कंठस्थ करना, ये सभी चीजें क्या है, नेगेटिव हैं। और हमको बच्चों को इस तरह से क्या करना है, ज्ञान नहीं देना है। हमें बच्चों को खेल खेल विधि में ज्ञान देना है कि बच्चा क्या है। भाई पहले क्या था,
टॉपिक थोड़ा लेंथी होगा, लेकिन कोई नहीं, आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप कर ले जाओगे। तो पहले क्या था भाई, ठीक है ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, इसको उतार लो, ऐसे होता था। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने भी ऐसी पढ़ाई की है और आज जहाँ पे है वो तो आप देख ही रहे हैं, और आप लोग भी टीचर बनने वाले हैं वो भी है। लेकिन अभी तक तो ऐसे ही होता था ना कि भाई बोर्ड पे लिख दियो और उतार लो। टीचर के पास जाने से भी डरते थे। क्यों? क्योंकि ऐसा ना हो ऐसी कोई चीज ना पूछ ले वो हमको आती ना हो, डर नहीं लगा रहता था। और घर से कह दिया जाता था 10 तक टेबल याद करके आना, 20 तक टेबल याद करके आना। अब घर पे आए, एक तो थके भाई, स्कूल से आए, पढ़ाई की, थोड़ा प्रेशर भी झेला, घर पे आए, अब कल की तैयारी कि अगर याद नहीं करके गए दिक्कत है, मैडम मारेंगी, सर जी मारेंगे। अब तो बड़ा भाई लफड़ा हो गया, और स्कूल भी जाना जरूरी है, स्कूल नहीं गए तो मम्मी पीटेंगी, है ना। दोनों तरफ से मामला फंस जाता था। फिर क्या, रटना शुरू। अब जब रटना शुरू, कुछ चीजें आई कुछ चीजें नहीं आई, स्कूल गए, वहां पे क्या है, डर बना हुआ है, कहीं सर जी या टीचर जी हमको देख ना ले, जिससे हमसे पूछ ना ले। और अगर भाई 20 तक टेबल दिए, भाई याद तो हमने 15 तक ही किए हैं, 20 तक तो नहीं याद किए हैं। अब वो एक डर बना हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो 16 को पूछ ले, 18 को पूछ ले, 19 को पूछ ले, और अगर 15 तक पूछ लेते तो ठीक है। तो एक वो डर बना हुआ था। अब क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, जो चीज है स्कूल में करनी है, पढ़नी है, होमवर्क पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं, बस इस पे ध्यान है कि बच्चे ने सीखा कितना है, सीरियसली बच्चे ने सीखा कितना है, टीचर्स ने सिखाया कितना है। अगर बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो यानी टीचर्स में कमी है, ये चीजें हैं, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों का ये टॉपिक क्लियर हो गया, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब चलते हैं यहाँ पे आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इसको समझ लेते हैं। ये ऐसा कोई मतलब वो नहीं है मसला, बहुत ही कम टाइम में आप लोगों को ये क्लियर करा देते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी आपका क्या, जैसे ये आपका इकाई होता है, इधर ही से तो होता है ना, फिर ये आपका इस राइट हैंड की तरफ से आप इस तरह से खड़े होंगे। आप जब काउंट करेंगे तो आप इस हैंड की तरफ से करेंगे, और जब भी गिनतियां लिखेंगे, नंबर्स लिखेंगे, तो आप इधर से ही स्टार्ट करेंगे, है ना। तो इकाई, दहाई, और ये आपका हो गया सैकड़ा, ये आपका हो गया हजार, ठीक है, हमने शॉर्ट में लिख दिया है। अब आप कितना भी लिखते चले जाए भाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, कितना भी, ठीक है। तो ये ज्ञान आपको क्या होना चाहिए कि किस तरह से हमको लिखना है, किस साइड से हमको लिखना है, नंबर्स के नीचे नंबर्स लिखने हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कुछ भी है, मान लीजिए 5,670, तो 5,670 तो हमने लिख दिया, 5,670 हमने लिख दिए, ठीक है। अब आपसे कहा जा रहा है 500 इसमें और प्लस कर दो, 500 आप इसमें और प्लस कर दो। हालांकि ये बहुत बड़ी बातें हम नहीं बता रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि आप ना भावी शिक्षक हैं, लेकिन बच्चों को कैसे समझाना है हम ये आपको समझा रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपको ये सब चीजें आती नहीं है, लेकिन बच्चों को आपको समझाना है ना, तो उस तरह से आपको समझना है। तो यहाँ पे आपका हो जाता है कि 5,670 है, इसमें 500 और जोड़ने हैं। अब 500 और जोड़ने हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, बच्चे छोटे होते हैं ना, तो उनमें यही कमियां पाई जाती हैं कि 500 बच्चा ये नहीं सोचेगा हमको लिखना कहाँ पे है, भाई उसको तो 500 लिख देने हैं, बस लिख दिया उसने 500, तो क्या ये आपका सही हो गया। अब आप इसको जोड़े तो क्या होगा, ऐसे ही तो बनेगा, ऐसे ही तो बनेगा। तो क्या ये सही है, नहीं सही है, ठीक है। तो हमको बच्चों की जो ये कमियां हैं इन्हीं को दूर करना है कि देखिए बेटा ऐसा नहीं है, इकाई का अंक हमको क्या करना है, इकाई के नीचे ही रखना है। अब इकाई का अंक अगर बच्चे को पहले नहीं आता, स्टार्टिंग में आप चीजों को सिखा रहे हैं, तो उसको नंबर्स जो आपको देने हैं वो आपने अलग लिख लिए, ठीक है, आपने अलग लिखे। अब आप बच्चे को समझाएं ये इकाई है और ये दहाई है और ये सैकड़ा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है भाई, इकाई को उठा लेना है और इकाई के नीचे रखना है, यानी जो जिसका घर है उसी के घर पहुंचा देना है। आप बच्चों को एग्जाम्पल देकर सिखाएंगे। तो आपने बच्चे से कहा, बच्चे ने क्या क्या, इकाई के नीचे इकाई लिख दी। फिर आपने कहा भाई ये दहाई का घर जहां पे है आप दहाई के घर उसको ले जाएं,
तो आपने दहाई को दहाई के घर पे पहुंचा दिया। उसके बाद जो सैकड़ा है, आपने बच्चे से कहा जो सैकड़ा है वो सैकड़े के पास पहुंचा दे, यानी उसके घर पे पहुंचा दे। आपने पहुंचा दिया, ठीक भाई, पहुंचा दिया। और जो भी जाहे से पहुंचाया वो तो भाई बाहर ही रहेगा ना, घर के अंदर थोड़ी ना आएगा। फिर उसके बाद आपने क्या किया, इसको प्लस करना था क्योंकि इसमें जोड़ना था, यही तो आपने कहा था कि इसमें और मिला दो। फिर भाई 0, 7 और 1, भाई 6 5 11, 11 का 1 हासिल 1 और 5 और 1 6, है ना। तो इतना ही तो हुआ ना। तो इस तरह से आप बच्चों को सिखाएंगे कि कैसे हमको इकाई के नीचे इकाई रखनी है, दहाई के नीचे दहाई रखनी है, सैकड़े के नीचे सैकड़ा रखना है, हजार के नीचे हजार रखना है। तो इस तरह से आप बच्चों को समझाएंगे। कोई भी आप नंबर ले ले, ऐसा नहीं है कि मैम ने यही नंबर बताया तो इसको रटने बैठ जाएं, ये सब नहीं है। क्योंकि मैथ में क्या है, देखिए नियम अगर आप सीख लेंगे, ठीक, तो नियम जब आप सीखेंगे, भाई आपको इकाई दहाई सैकड़ा हजार ये करना आता है, स्थानीय मान निकालना आता है, अंकित मान आपको निकालना आता है, नंबर्स कुछ भी दे दे आप कर ले जाओगे। चलते हैं भाई बड़े, अब आगे क्लियर हो गया होगा और अब तो समझ में आ गया ना कि बच्चों को हमें कैसे पढ़ाना है। भाई कल के आप शिक्षक हैं, बनने वाले शिक्षक हैं। चलिए भाई, अब है 1 से 9 तक की संख्याओं को यानी जो 1 से 9 तक की संख्याएं हैं उनको क्या करना है, चित्रों के माध्यम से हमें बच्चों को सिखाना है। ये चीज है कि जैसे भाई आपने बच्चों से कहा कि गिनती सीख लो, तो आपने ऐसे कहा 1 2 3 4 5 6, ये तो रटन पद्धति हो गई। इसमें आपने नया क्या सिखाया, है ना, कुछ भी नहीं सिखाया। बच्चे को क्या इंटरेस्ट आया, नहीं आया, क्योंकि बच्चा क्या है, बच्चे को खेल खेल में सीखना है। भाई छोटा सा बच्चा, उसको ये भी नहीं पता कि स्कूल होता क्या है ना। वो तो गया है कि वहां पे हमको बहुत सारे दोस्त मिलेंगे और हम क्या करेंगे, एंजॉय करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे। लेकिन उसको ये नहीं कि पढ़ाई का ये चीज नहीं है कि हम पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे कुछ बनेंगे, अभी बच्चे को ये सब नहीं पता है। तो हमको बच्चों को कुछ ऐसा करना है बच्चों के साथ कि बच्चे पढ़ भी जाएं और उनका एंटरटेनमेंट भी होता रहे, है ना। तो हमको बच्चों को कैसे सिखाना है कि जैसे भाई 1 है, ठीक है, तो इसके आगे हमने क्या किया, हमने कोई भी फ्लावर बना दिया। हमने क्या किया, कोई भी फ्लावर बना दिया, ठीक है ना। अब बच्चा देखिए इससे ज्यादा इस पे ध्यान दे रहा है कि ये फूल है, ठीक है। तो बच्चे को इस तरह से, फिर हमने जो 2 पढ़ाया, तो कोई भी चीज हमने बना दी, हमने इस तरह से कौवे बना दिए कि भाई ये क्या है, तो बच्चा इंटरेस्ट लेगा, ठीक है। फिर 3 सॉरी यहाँ पे 2 थे, 2 ही बनाने थे, फिर 3 है, हमने क्या किया, पेड़ बना दिए। हमने क्या किए, 3 पेड़ हमने बना दिए। बच्चा क्या कहेगा, अब इसको काउंट करेगा 1 2 3, यानी क्या कहेगा, इसको देखने के बाद ये कहेगा ये 3 है, ठीक है। तो इसको भी नहीं सीखा इसने, बच्चे ने ये सीखा नहीं था, लेकिन जब इसको देखा, पेड़ों को देखा, तो वो सीख गया कि यहाँ इसका मतलब ऐसा होता है, ये 3 है, नंबर 3 है ये, ठीक है। फिर उसके बाद आपको 4 सिखाना है, तो इसी तरह से आप इसमें और भी कुछ आगे बना दीजिए। अब आप मतलब कोई भी चित्र आप बना दीजिए, जैसे आप यहाँ पे इस तरह से ये आप सर्किल बना दीजिए, है ना, आप इस तरह से ये राइट एंगल बना दीजिए या कुछ भी बना दीजिए। बहरहाल चित्र के माध्यम से आपको बच्चों को क्या सिखाना है, गणित का ज्ञान देना है। अब आपने बच्चे से कहा, तो बच्चे ने कहा 1 2 3 4, तो बच्चे ने सीख लिया कि जो ये नंबर है ये 4 नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से आपको 1 से 9 तक गिनतियां बच्चों को सिखानी है। तो बच्चे क्या करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे। कभी कभी उनके पास भी इतना मटेरियल होता है, जैसे बच्चे क्या होते हैं, इस एज के बच्चे ना बहुत सी चीजें अपने पास कलेक्ट करते हैं, जैसे मार्बल्स, ठीक है। आपने देखा होगा उनके पास इतनी पेंसिल्स मिल जाएंगी कि आप सोचोगे इसका करते क्या हो, आप बच्चों से पूछोगे तो सिर्फ मुस्कुराएंगे, क्योंकि मम्मी पापा को तो बच्चे क्या करते हैं, हमको चाहिए पेंसिल, वो इतनी इकट्ठा कर लेंगे और उनको ये नहीं है कि हमको लिखना है, मतलब हमारे पास कलेक्शन होना चाहिए। पेन का कोई काम नहीं होता, बच्चों के पास निकल आएंगे। ज्योमेट्री बॉक्स 1 नहीं 2 4 आपको मिल जाएंगे उनके पास। तो यानी वो जो उनके पास है कलेक्शन, उसका आप यूज करके बच्चों को सिखा सकते हैं कि भाई पेंसिल्स हैं तो पेंसिल्स से आप काउंटिंग सिखा दें, माइनस प्लस सिखा दें, या उनके जो दोस्त हैं, है ना, उनको खड़ा करें,
और अब भाई बोलो ये कितने हैं, मान लीजिए 9 उनके हैं, एक लाइन में बच्चे बैठे हुए, भाई एक लाइन में बैठे हैं, वो सबके फ्रेंड ही तो है, तो काउंट करा दिया, उसके बाद माइनस भी करा दिया, भाई 5 दोस्तों को निकाल दो, 2 दोस्तों को निकाल दो, अब कितने बचे, ऐसे करके तो आप बच्चों को इस तरह से ज्ञान देंगे। फिर उसके बाद देखिए आपका ये तो क्लियर हो गया, यहाँ तक आज का टॉपिक तो आपका क्लियर है, ठीक है। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, और अगर सेशन पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें। और कहना चाहेंगे फ्रेंड्स आप लोगों से कि मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, और मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, और गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स हम लोगों को मेहनत करनी है, डट कर मेहनत करनी है, और किसी चीज के बारे में नहीं सोचना है। क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना, थोड़ा सा बात करेंगे आप लोगों से क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना कि टांग खींचने में लगे रहते हैं, किसी तरह से आप आगे ना बढ़ो, आप सक्सेस ना हो, बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं आपके सम्मुख, जिसका आपने कभी यानी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, कल्पना भी नहीं की होगी कि ये प्रॉब्लम हमारे सामने आएगी, लेकिन वो आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो किसी को ये नहीं पसंद आएगा कि आप आगे बढ़ो, आप कुछ करो। लोगों को ये रहता है कि आप अगर खुश हो तो क्यों हो, अगर आप रो रहे हो तो अच्छा है, लेकिन खुश हो तो नहीं अच्छा है। तो वो आपको ना पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। अगर लाइन बनी हुई है आपकी इतनी, तो वो अपनी लाइन इतनी बड़ी नहीं बनाएंगे, वो क्या करेंगे, आपकी लाइन को ही मिटा देंगे। और आधी तो मिटाए तो बात भी बन जाए कि हम ठीक है आगे फिर से आधी लाइन और बना लेंगे, लंबी लाइन कर लेंगे, लेकिन नहीं, वो आपको जड़ से ही मिटाने की कोशिश कर देंगे। ठीक, तो ये चीजें हैं, हम इसलिए आप लोगों को पॉजिटिव करने के वे में रहते हैं कि सबके सामने ये प्रॉब्लम्स आती हैं, और आप लोग कभी भी हताश मत होइएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो डटकर उसका मुकाबला कीजिएगा, क्योंकि अगर रात होती है तो सुबह जरूर होता है, और अगर दुख है तो सुख जरूर आता है। और वही वाली बात, अगर सुख हमने भोगा है तो दुख कौन भोगेगा, और अगर दुख हमने भोग लिया है तो सुख कौन भोगेगा। बाकी आप लोग तो खुद बहुत समझदार हैं, अच्छे से पढ़ाई करें, कंटिन्यू पढ़ाई करें, और पढ़ाई में कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। क्योंकि सारी दुनिया आपका साथ छोड़ सकती है, लेकिन जो आपकी स्टडी है, आपकी पढ़ाई है, आपकी जो काबिलियत है, वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो इसी के साथ हम यहाँ पे विराम देते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।